हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की और एलपी सीबीटी 1 की। मैं खुद टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्वालिफाई कर चुका हूँ और एलपी का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था क्योंकि मैं जस्ट इसी बार पास आउट था आईटीआई, तो एलपी का एग्ज़ाम देने का चांस हमको नहीं मिला। लेकिन मैं आपको बताऊँगा दोनों की, क्योंकि दोनों की सिलेबस एकदम सेम है। और देखिए, मैं आपसे अभी बात करता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपसे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, साइंस के 40 क्वेश्चंस और जीके जीएस के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और एएलपी सीबीटी 1 में आपसे मैथ्स के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, जीके जीएस के 10 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स। मतलब एएलपी टेक्नीशियन का पेपर 100 क्वेश्चंस, एएलपी का पेपर सीबीटी 1 75 क्वेश्चंस। दोनों में मतलब क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के ही होंगे हर क्वेश्चन, और 1/3 निगेटिव मार्किंग दोनों में ही है। अब देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करें। तो मैं टेक्नीशियन को लेके चलता हूँ, एएलपी भी साथ साथ ही कवर हो जाएगा। कुछ भी आपको अलग नहीं करना है एएलपी सीबीटी 1 के लिए और टेक्नीशियन के लिए। इनफैक्ट सीबीटी 2 में भी पार्ट ए के लिए कुछ अलग नहीं करना है एएलपी का सीबीटी 2 में, और लेकिन आप पार्ट बी के लिए सिर्फ आपका जो ट्रेड है वो आपको पढ़ना होगा। तो चलिए बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 को लेते हुए कि किस तरह से आपको इन चारों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। चारों सब्जेक्ट कौन कौन से? मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस। तो देखिए, मैं आपको अपनी जर्नी साथ साथ बताता जाऊँगा और कैसे तैयारी करनी है ये भी आपको बताता जाऊँगा। देखिए, आप सबसे पहले मैथ्स से शुरू करते हैं। मैथ्स में क्या है कि आप रेगुलर पढ़ते रहिए टॉपिक वाइज, और प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहिए। प्रैक्टिस सेट्स आप टेक्स्ट बुक पे या और भी कहीं से आप लगा सकते हैं, पर टेक्स्ट बुक पे ठीक ठाक था तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और जब भी आप क्वेश्चंस को बनाएं तो जो नहीं बने आप उसको नोट कीजिए। आपको प्रैक्टिस एनी हाउ प्रैक्टिस सेट से करनी ही करनी है। और जैसे आप प्रैक्टिस सेट्स लगाते जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। अगर कंप्लीट है आपका सिलेबस तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो जितने चैप्टर्स कंप्लीट है कम से कम आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाते ही जाइएगा। और अगर जैसे मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था तो क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स को पूरा हिस्ट्री बना रखे थे, मतलब बहुत सारा चीज़ याद करके रखते थे। तो मैं भी वो किया, जिससे मेरे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं वो चीज़ें आपको बताऊँगा कि मैं क्या क्या चीज़ मतलब याद किया था जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। जैसे सारा ट्रिपलेट्स आप याद कर लीजिए। सारा मतलब जैसे ही हो गया 3 4 5 5 12 13 7 24 25, ऐसे कर करके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं। मैं अभी ये इमेज वगैरह सब डाल दूंगा वीडियो में भी, और आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो गोल्डन रूल्स हैं वो सब आपको, ये सब मैं फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है a³ b³ c³ -3 abc वाला, ये एकदम आपको याद होना चाहिए। रेलवे में इससे क्वेश्चन आते ही आता है। उसके अलावा आप जैसे ये देख सकते हैं कि आप जैसे CI 10% 2 ईयर के लिए है तो क्या, 3 ईयर के लिए है तो क्या, 4 ईयर के लिए है तो क्या, ये सब वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। उसके अलावा आप देखिए, CI 2 साल के लिए 5% की है तो क्या होगा, CI SI का डिफरेंस क्या होगा 2 ईयर में, 5% के लिए, 10% के लिए, 15%, 20% और 30%। ये CI 2 ईयर के लिए। और अगर 3 ईयर के लिए भी तो 3 ईयर के लिए क्या होगा, और 3 ईयर CI और SI का डिफरेंस क्या होगा, ये सारा मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर फार्मूला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का, 2 सर्कल के बीच में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने का, और 2 सर्कल जब एक दूसरे को टच कर रहा हो तो देखिए, मैं प्रिपरेशन इस के मकसद से बना रहा हूँ। फार्मूले बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो फार्मूले मैं रोज़ पढ़ा करता था, सुबह उठते ही रोज़ पढ़ता था मैं इन सबको। देखिए, उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेंसुरेशन के जो फार्मूले हैं वो सब आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको अलजेब्रा का फार्मूला सब याद रखना है। फ्रैक्शन वगैरह सब आपको टीचर लोग कराते जाएंगे, वो सब भी जो भी टीचर आपको बोले मैथ्स में याद करने के लिए, आपको वो रिमेंबर कर लेना है बिना शक किए, बिना कुछ सोचे। आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक दिक्कत में आप पढ़ते रहोगे। आप सोचोगे इस टीचर से अभी याद कर लें, फिर बाद में बाद कभी नहीं आएगा, आपको याद करना ही है। जैसे देखिए, स्क्वायर जो है वो आपको एकदम जो हो जाए 30 तक याद तो होना ही चाहिए, और क्यूब की बात करें तो वो भी 30 तक आपको याद होना ही चाहिए। एकदम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मैं क्यूब 40 तक याद किया था और स्क्वायर 50 तक याद किया था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए। टेबल 30 तक आपको याद कर लेना है। आप पर डे एक एक टेबल याद कीजिए, आराम से हो जाएगा। एग्ज़ाम तक आपको याद करना है।
एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और क्या है कि जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट को कीजिएगा और बहुत सारी चीज़ें याद रखिएगा, स्क्वायर क्यूब तो बहुत ज़रूरी है, रीजनिंग में भी बहुत काम आएगा। तो इस तरह से मैथ्स की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। मैथ्स में आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, मैथ्स में आपका प्रैक्टिस मैटर करेगा और आपने कितनी चीज़ें याद कर रखी है, आपको कितने वैल्यूज़ याद हैं, ये दोनों चीज़ बहुत बड़ा गेम चेंजर आपके लिए साबित होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग में सबसे पहले तो देखिए रीजनिंग में जो पढ़ने वाले चैप्टर्स हैं उन पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये प्लेस वैल्यू ABCD की A1 B2 C3 ऐसे करके आप याद कर लीजिए पूरा A to Z तक। उसके बाद अपोजिट याद कर लीजिए, A का Z B का Y, ऐसे करके मैं एक टेबल दे दे रहा हूँ किस तरह से वो मतलब ट्रिक्स के रूप में आप इसे याद कर सको। जैसे एक तो अभी बता देता हूँ, I का होता है R, इंडियन रेलवे, है ना, तो I का अपोजिट है R। तो ऐसे कर करके आप सब वो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद नहीं है, एग्जाम में आप लिखते हैं तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं, आपको ये याद होना ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए रीजनिंग में आपका इससे सब कुछ हो जाएगा। मेरे एग्ज़ाम में रीजनिंग में देखिए इससे आ गया कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद नंबर सिस्टम, उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट, उसके अलावा वो होता है ना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ऑल, जैसे ऑल ARB नो BC ऐसा करके वो वाला आया था बस। और अगर आप बात करें जैसे जो पढ़ने वाला चैप्टर होता है, क्लॉक, डाइस, कैलेंडर, फिगर काउंटिंग, इन सब से एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरे शिफ्ट में, एक भी नहीं था। 27 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में मैं एग्ज़ाम दिया था। और आपको पता है टोटल टेक्नीशियन की एग्ज़ाम 23 शिफ्ट में हुई थी, जिसमें मेरा जो शिफ्ट था वो 5th नंबर का सबसे टफ शिफ्ट कंसिडर किया गया था, जबकि इस टाइप का कोई क्वेश्चन उसमें था ही नहीं रीजनिंग का टफ, और मैथ्स का भी कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं था। अब आते हैं साइंस पे। तो देखिए साइंस में आपको कुछ नहीं, मैं चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, साइंस मैग्नेट, नीरज सर। 40 क्वेश्चंस आए थे साइंस के, जिसमें से 38 सर के पढ़ाए हुए थे। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सर के पढ़ाए हुए नहीं थे और वो क्लास 7 की NCERT से थे, सर बाद में बताए थे। वो एकदम अलग ही क्वेश्चन था, बायो का, क्लास 7 का NCERT से था। आपको साइंस के लिए आंख बंद करके नीरज सर से पढ़ लेना है। बाकी दूसरे टीचर्स भी साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जिनसे पढ़ा हूँ मैं आपको उनका सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप नीरज सर से पढ़ लीजिएगा, आपका पक्का काम हो जाएगा। आपको कुछ भी शक नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। बहुत सारे साइंस में क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं और किसी टीचर से पढ़ता तो शायद नहीं बना पाता, क्योंकि वो NCERT की एकदम लाइन से था, और नीरज सर पूरा NCERT को लाइन बाय लाइन ही करवाते हैं। मैं आपको एकदम ऑनेस्ट, और जो मैं देखिए मैं फिर अभी 2025 वाला भी वैकेंसी में भरा हूँ, क्योंकि इस बार मैं बिहार करने वाला हूँ, चेन्नई डाला था, तो वापस से इधर आने के लिए मैं फॉर्म भरा हूँ। फिर मुझे पढ़ना होगा, मैं इन्हीं टीचर से पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं GK GS पे। तो देखिए GK GS में क्या है कि सबसे बड़ा दिक्कत कि मैं पढ़ के गया था पूरा GK GS साल भर का। 2024 दिसंबर 27 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो मैं पूरा 24 का करंट अफेयर्स पढ़ के गया था। मेरे से पूछा गया उस वक्त, जैसे देखिए 70th दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, जो कि मिला था मिथुन चक्रवर्ती को, लेकिन मेरे से 69th पूछा गया था, जो कि था वाहिदा रहमान। 10 GK GS में से मैं मात्र एक ही बना पाया था, वो भी ये वाला, बाकी एक भी हमसे नहीं बन पाया था। 9 का 9 बहुत ज़्यादा टफ था, वो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जबकि मैं साल भर का पढ़ के गया था। फिर भी वो साल भर में ही था, लेकिन क्या था कि जैसे मान लीजिए बजट में किसी एक योजना को प्रधानमंत्री कुछ विश्वकर्मा योजना, उसमें कितना पैसा लगाया गया, नंबर डिजिट वाले थे, और वो सब आपको पता बैंकिंग में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो सब उतना पढ़े ही नहीं थे, वो बहुत टफ पूछा गया था। तो GK GS के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो GK GS आप साथ साथ लेते चलिए और बहुत अच्छे से उसको कवर कीजिए, जितना टफ हो आसान हो वो। और देखिए GK GS में एक और बात, अगर बात करूँ मैं सोशल साइंस में जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन चारों से सिंगल क्वेश्चन भी नहीं था, एक भी नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही आया था मेरे में 10 का 10, जिसमें मैं एक ही बना पाया। मैं आपको कहूँगा आप कमांड ऐसा बनाइए, मैथ्स में 25 में 25 कीजिए, रीजनिंग में 25 में 25 कीजिए, साइंस में 38 39 आराम से हो जाएगा, आप अगर नीरज सर से पढ़ रहे हो तो। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ऐसा भी नहीं कुछ गलत बोल रहा हूँ। आप जब इतने क्वेश्चंस करके आएंगे तो उसमें से आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आसान में ही गलतियां भी होंगी, तो आप 6-7 क्वेश्चन तो आराम से गलत कर दोगे। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में सारा क्वेश्चन कर लिए, 1.5 घंटा का टाइम मिल रहा है, आपको समय कंफर्म है बचेगा, आप कितनों भी स्लो बनाइएगा क्वेश्चन समय बचेगा। लास्ट में आपको जो क्वेश्चन आप बना चुके हैं उसको आपको रिवाइज करना है, नए क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के चक्कर में नहीं रहना है। 1/3 का निगेटिव बहुत लड़के पॉइंट के कारण रह गए,
आपको बहुत अफसोस होगा। मैं भी एग्ज़ाम में कुछ आसान क्वेश्चन गलत कर दिया था। आप यकीन नहीं कीजिएगा, जब तक आंसर किया आया था और जब तक रिजल्ट आया था तब तक हमको नींद नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, बहुत ही हाई टेंशन हो रहा था कि पता नहीं रिजल्ट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। आपको एनी हाउ निगेटिव अटेम्प्ट नहीं लेना है। बहुत सटीक, बहुत सोच समझ के आप टिक कीजिएगा और उसके बाद टिक कर लेने के बाद आप उसको अच्छे से मैच कीजिएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को मिलाइएगा। गलती से देखिए मेरे में पूछा गया था पीएच ऑफ गैस्ट्रिक लेमन जूस, पूछा गया था पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मैं उसको लेमन जूस पढ़ के मार दिया। लेकिन हुआ क्या कि गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है वो गूगल पे एक रेंज बताती है 2.2 से समथिंग 3.4, और एग्ज़ाम में उस रेंज के बीच में 2 ऑप्शन प्रेजेंट थे, तो उनको उस क्वेश्चन को इग्नोर करना पड़ा। तो ऐसे करके मेरे को 3 क्वेश्चन का बेनिफिट मिला था जब मतलब फाइनल रिजल्ट आया था। तो उससे भी मेरा मार्क्स काफ़ी बढ़ गया था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हो जाए आपको गलती नहीं करनी है। मैंने जो गलती की थी मैंने आपको वो भी बताई, जो स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई की थी मैंने आपको वही बताई। आपको फुल मॉक लगाना है, आप तैयारी कर चुके हो तो, अगर आप पहले कभी भी पढ़े हो तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन मैथ्स में लगाने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग बहुत आसान पूछते हैं। साइंस के लिए बस नीरज सर 40 मार्क्स, नीरज सर, आपको और कुछ भी नहीं सोचना है। साइंस मैग्नेट बाय नीरज सर, उनका चैनल है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। मैं जो आपको रिव्यू दिया हूँ एकदम बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ भाई कि आप सब अब ALP CBT 1 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे, CBT 2 भी कर लेंगे आप, और टेक्नीशियन तो कंफर्म है कि आप निकाल लेंगे। और अगर आप टेक्नीशियन निकाल लेंगे तो LP में कुछ भी नहीं है, आराम से आप लोग कर ले जाओगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। थैंक यू आप सबको।